हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस के बारे में। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे की एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। उससे पहले जो हमने पहले पढ़ा था उस पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उस पर मंथन कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हमने क्या क्या परिवर्तन पढ़े थे, क्या क्या रूल हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए लिए थे। एक्टिव पैसिव के लिए सबसे पहला रूल हमने लिया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यह हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय पहला नियम हमारा ये रहता है कि कर्ता को कर्म में बदलना है और कर्म को कर्ता में बदलना है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट कैसे ज्ञात करना है, ऑब्जेक्ट कैसे ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास दो शब्द होते हैं, व्हाट और whom। व्हाट और whom, इन दो शब्दों के माध्यम से, इन दो शब्दों की सहायता से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्ञात करते हैं। व्हाट और whom से हम ऑब्जेक्ट ज्ञात करते हैं और who जिससे हम सब्जेक्ट ज्ञात करते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हमें दो शब्द जरूरी होते हैं, एक व्हाट होता है और दूसरा whom होता है। व्हाट जो होता है वो निर्जीव वस्तु या कोई वस्तु के लिए व्हाट का प्रयोग हम करते हैं और whom का प्रयोग हम सजीव वस्तु के लिए करते हैं, या सजीव व्यक्ति या जीव या जो भी प्राणी है सजीव है उसके लिए हम whom का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही व्हाट का प्रयोग करते हैं, whom का प्रयोग करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है और उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। who जो है वो उससे हम सब्जेक्ट याद करते हैं और सब्जेक्ट याद करने के लिए इन तीनों ही शब्दों को, जो ऑब्जेक्ट याद करने के लिए और सब्जेक्ट याद करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन तीनों को ही हमें क्रिया के साथ में रखना होता है। जैसे he writes a letter। he writes a letter दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे राइट शब्द है उसके साथ में हम व्हाट रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, और हु रखेंगे तो पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है। हु राइट्स, कौन लिखता है, तो हु का जवाब आता है ही। व्हाट राइट्स, क्या लिखता है, तो व्हाट का जवाब आता है ए लेटर। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इन तीन शब्दों की सहायता से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ज्ञात करते हैं। यह हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब इससे आगे और हमने जो पढ़ा था वर्ब से संबंधित परिवर्तन, हेल्पिंग वर्ब से संबंधित परिवर्तन, टेंसों से संबंधित परिवर्तन। तो तीसरे नियम में हम देखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चौथे नियम में हमने देखा कि पैसिव वॉइस में हमेशा बी की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहिए कि इसमें टेंस कभी नहीं बदलते हैं। पैसिव वॉइस में टेंस कभी नहीं बदलते हैं। केवल बी की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बी की फॉर्म के रूप में हमने 8 शब्दों को लिया था, जैसे बी है,
बी के फॉर्म के रूप में 8 शब्द इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, ये 8 शब्द हमने बी की फॉर्म के रूप में लिया। कहने का मतलब जिस वाक्य में बी की फॉर्म दिया हुआ है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो ही वह वाक्य पैसिव वॉइस का है। यदि वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है और बी की फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो वह वाक्य पैसिव वॉइस का नहीं है। बी की फॉर्म दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो वह पैसिव वॉइस का वाक्य नहीं है। जिसमें थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है और बी की फॉर्म भी दिया हुआ है, दोनों चीजें एक साथ आई हुई है तो वो वाक्य पैसिव वॉइस का है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंसेज कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे मतलब एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। लेकिन हमने केवल इतना ही पढ़ा था जैसे सेंटेंस लिया, ही राइट्स ए लेटर, एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, ही राइट्स अ लेटर, इसको हमने, ये एक्टिव का रूप है, इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो हमने पैसिव में बदलने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट याद किया। ऑब्जेक्ट याद करने के लिए हमारे पास 2 शब्द हैं, व्हाट और होम। जब व्हाट शब्द क्रिया के साथ में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। व्हाट राइट्स क्या लिखता है, ए लेटर, तो ए लेटर इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और उस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया। उसके पश्चात हम जानते हैं कि जब भी क्रिया के एस या यस लगा हुआ हो तो उससे क्रिया के लिए बी की फॉर्म हम इजेमार लेते हैं। तो यहाँ पर इज ए लेटर जो है वो एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है तो सहायक क्रिया भी एक वचन होगी, इज, और यदि बहुवचन करता होता तो सहायक क्रिया भी बहुवचन होती। यही सहायक क्रिया बी की फॉर्म के रूप में है और यही सहायक क्रिया के रूप में है। यहाँ पर इज है वो बी की फॉर्म भी है और सहायक क्रिया के रूप में भी है। इसके पश्चात हम जानते हैं कि जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी की फॉर्म लेते हैं। तो बी की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास है। अब जो वर्ब है उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ये हमने इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है हु राइट्स, कौन लिखता है, जैसे हमने हु रखा राइट्स के साथ में तो हमें पता चला कि इसका सब्जेक्ट ही है और इस ही को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या लिखा जाएगा, बाय हिम। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो अब आगे कि जैसे ये तो साधारण सेंटेंस था, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड था। अब कुछ वाक्य हैं जिनमें मतलब हमने लास्ट में लिया था गोइंग टू, विल, इज टू, एम टू, आर टू, जिनका हमने कोई सेंटेंस नहीं बनाया था। तो उनके सेंटेंस को हम देखो कैसे बनाते हैं। जैसे दिया हुआ है रमन इज टू रीड दिस बुक। ये सेंटेंस दिया हुआ है, रमन इज टू रीड दिस बुक। यहां पर इज के बाद टू आया है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, हु इज टू रीड, होम टू इज रीड,
किसको पढ़ना है। यहाँ पे whom शब्द लेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसको पढ़ना है, या what is to read, क्या पढ़ा जाना है। तो whom read जमा नहीं, क्योंकि ये निर्जीव सजीव के लिए आता है। what is to read, हमें क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है हमें this book। जो what का जवाब है वो ऑब्जेक्ट हुआ और उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। तो दिस बुक यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। उसके पश्चात जो इज दिया है यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, एक वचन करता रहा, तो सहायक क्रिया भी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, इज टू। और हम जानते हैं जब भी इज टू, एम टू, आर टू या हैव टू, हैज टू, गोइंग टू आता है तो उनके साथ में हम बी की फॉर्म बी लेते हैं और फिर जो वर्ब दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पर वर्ब है रीड, तो रीड को हम क्या लिखें, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, इसको रेड पढ़ा जाता है। रीड की तीनों फॉर्म रीड, रीड, रीड होती है, लेकिन रीड, रेड, रेड पढ़ा जाता है। तो दिस बुक इज टू बी रेड, यह पुस्तक पढ़ी जानी है बाय रमन। जो सब्जेक्ट है उसको हम बाय से जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट का रूप दे देंगे। इस प्रकार से जब भी सहायक क्रिया के साथ टू आ जाता है या टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वो सेंटेंस से पैसिव में बदलते हैं। तो उस टू के बाद हम बी की फॉर्म बी लेते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। जैसे एक वाक्य और लें, मोहित इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ये वाक्य दिया हुआ है, मोहित इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। इसको हमें पैसिव में बदलना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट याद करना होगा। ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ब के साथ में व्हाट या whom शब्द रखेंगे। व्हाट इज गोइंग टू प्ले, क्या खेलने वाला है। गोइंग टू जिसके लगता है उसका अर्थ वाला से बन जाता है। तो इज गोइंग टू प्ले, क्या खेलने वाला है, क्या खेलने वाला है, तो जवाब आता है क्रिकेट। तो क्रिकेट जो है वो व्हाट का जवाब है और उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। व्हाट और whom का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके पश्चात जो भी सहायक क्रिया दी हुई है, जैसे क्रिकेट एक वचन करता है तो वही सहायक क्रिया इज गोइंग टू यही रहेगा। अब हमारे पास टू के बाद वर्ब दिया है प्ले, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बी की फॉर्म लेंगे, टू के बाद बी की फॉर्म बी लिया और उसके पश्चात जो प्ले जो शब्द है वर्ब है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड में बदल देंगे। ध्यान रहे पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए वर्ब हमें ध्यान में होनी चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये हमें हमारे ध्यान में होनी चाहिए, तभी हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल पाते हैं। तो क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड, क्रिकेट खेली जाने वाली है किसके द्वारा, बाय मोहित। तो मोहित जो है वो इसका सब्जेक्ट था और इसको बाय से जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ये तो था सिंपल सेंटेंसों से संबंधित जो हमने चर्चा पहले भी की थी और अब दोबारा हम सिंपल सेंटेंसों पे चर्चा कर लिया है।
अब हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, मतलब पर्सनवाचक वाक्य जो होते हैं, पर्सनवाचक वाक्य में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम पर्सनवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम पर्सनवाचक वाक्य को पर्सनवाचक ही रखते हैं, उसको कभी भी हम साधारण वाक्य में नहीं बदलते हैं। पैसिव वॉइस में हमें केवल इतना ही अधिकार है कि आप कर्ता को कर्म में बदल सकते हो और कर्म को कर्ता बना सकते हो। इसके अलावा आप जो भी आपको जैसा सेंटेंस मिलता है, चाहे वो पर्सनवाचक मिल रहा है तो आपको पर्सनवाचक ही उसको रखना है, और नकारात्मक मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है तो उसको आपको नेगेटिव ही रखना है। तो क्या होता है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके पश्चात सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पश्चात एमवी होती है, मेन वर्ब जिसको कहते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट होता है, उसके पश्चात आरपी यदि कोई अन्य शब्द हो तो वो होता है, और उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क होता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फ्रेम होती है या फॉर्मूला होता है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब को हमें क्या करना है, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, जहां पर हेल्पिंग वर्ब है उसको वहीं रखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी। अब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इस तरह ऑब्जेक्ट के शब्द को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। फिर यदि हेल्पिंग वर्ब यहां आया है तो सब्जेक्ट के बाद हम बी की फॉर्म लेंगे। तो बी की फॉर्म क्या है, वो हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से है, डू डज है, इज एम आर है, हैज हैव है, विल वुड शैल शुड है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। यदि यहां पर डू डज ही हेल्पिंग वर्ब है तो आपके पास यहां पर बी की फॉर्म के लिए कोई शब्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के रूप में बदल जाएगी। लेकिन यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दिया हुआ है, वॉज वर दिया हुआ है, हैज हैव हैड दिया हुआ है, विल वुड शैल शुड दिया हुआ है, तो उन शब्दों को यहां पर रखेंगे और उनके हिसाब से सब्जेक्ट के बाद हम बी की फॉर्म रखेंगे। जैसे इज एम आर है तो उनके लिए बी की फॉर्म बीइंग आ जाएगा, वॉज वर है तो उसके हिसाब से भी बीइंग आ जाएगा, हैज हैव हैड है तो उसके हिसाब से बी की फॉर्म बीन आ जाएगा, और विल वुड शैल शुड कैन कुड है तो उसके हिसाब से बी की फॉर्म बी आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब लिया, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाया, बी की फॉर्म लिया, उसके पश्चात हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात हम जो सब्जेक्ट हमारे पास था उसको बाई से जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। यानी जो सब्जेक्ट में था उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। फिर ऑब्जेक्ट के रूप में रखने के पश्चात आरपी यदि कोई और शब्द हो तो उसको लेंगे। फिर लास्ट में हम पर्सनवाचक चिन्ह ले लेंगे, क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। जैसे सेंटेंस है, डू यू रीड दिस बुक, डू यू रीड दिस बुक, ये हमारे पास दिया हुआ है
डू यू रीड दिस बुक, ये एक्टिव वॉइस के रूप में है, हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा। दो शब्दों से हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, व्हाट और whom। इन दो शब्दों से ही हम ऑब्जेक्ट याद करते हैं। जैसे व्हाट रीड, क्या पढ़ता है, तो दिस बुक इसका ऑब्जेक्ट है। इस दिस बुक को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दिस बुक को सब्जेक्ट बनाएंगे। हम जानते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को हम वहीं रखते हैं जहां पर होती है। पैसिव वॉइस में हम उस वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद नहीं ले सकते, या उसको सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य में पैसिव वॉइस के वाक्य को नहीं बदल सकते। पैसिव वॉइस का वाक्य हमेशा पर्सनवाचक है तो पर्सनवाचक ही रहता है, नकारात्मक है तो वो नकारात्मक ही रहता है। इसलिए यहां पर हम डू डज को इजएमआर में बदलेंगे तो यहाँ पर इज आ जाएगा, और फिर जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दिस बुक जो हमने ज्ञात किया, ऑब्जेक्ट को ज्ञात किया, उस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, और जो सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। इसलिए उस एक वचन कर्ता के हिसाब से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन होगी, इज। अब जैसे ही इज को हमने लिया है और सब्जेक्ट दिस बुक लिया है, अब हमें बी की फॉर्म, हम जानते हैं जब भी डू डज आता है तो उसके लिए वही बी की फॉर्म होती है, इजएमआर ही बी की फॉर्म होती है, और इजएमआर ही हेल्पिंग वर्ब होती है। इसलिए यहां पर जैसे इज आ गया तो यहां पर बी की फॉर्म के रूप में और कोई शब्द नहीं होगा। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रीड है, तो उसको रीड को रीड ही रखेंगे, यूं नहीं इसके ईडी लगा के रीडड कर दें। यानी जैसी वर्ब है, रीड हमेशा तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है लेकिन उनको पढ़ा अलग अलग जाता है। यहां पर पैसिव के रूप में इस रीड को रेड पढ़ा जाता है। तो इज दिस बुक रेड, फिर जो हमारे पास सब्जेक्ट था उसको बाय के द्वारा जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट का रूप दे देंगे, बाय यू हो जाएगा, और उसके पश्चात जो क्वेश्चन मार्क है वो हम रख देंगे। इस प्रकार से हम पर्सनवाचक वाक्य को पर्सनवाचक ही रखते हुए एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे हैज सी कुक्ड, हैज सी कुक्ड राइस। ये आपका सेंटेंस है, हैज सी कुक्ड राइस, क्या उसने चावल पका लिए हैं, या क्या वह चावल पका चुकी है। तो दोनों ही तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है उसको ज्ञात करेंगे। ऑब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए हम जो इस वाक्य की वर्ब है उसके पास जाएंगे और व्हाट या whom इनमें से एक शब्द यहाँ रखेंगे। जैसे व्हाट कुक्ड, क्या पका लिया है, तो क्या पका लिया है, जवाब आया राइस। तो जब व्हाट का जवाब आ गया इसका मतलब ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया कि राइस है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। राइस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं, या जितने भी ये चावल, गेहूं, चना या सरसों या चीनी, चाय, जो भी बातें हैं, जो भी शब्द हैं, उन सारे शब्दों को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज दिया हुआ है तो वो हैज ही रहेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सदैव हैज ही बैठता है।
तो हैज हमने हेल्पिंग वर्ब रखा और जो ऑब्जेक्ट राइस था उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में रख लिया। अब उसके पश्चात हम जानते हैं कि जब भी सहायक क्रिया हैज या हैव आता है उसके साथ हमेशा बी की फॉर्म बीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आ गया राइस, उसके पश्चात बी की फॉर्म हम लेंगे, तो बी की फॉर्म यहाँ पर हमने बीन ले लिया। अब जैसे ही हमने बी की फॉर्म लिया है उसके पश्चात हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। तो हम जानते हैं कि जब भी हैज हैव का वाक्य होता है उसके साथ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जैसे कुक्ड है तो वो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कुक्ड को हम यहाँ पर वापस कुक्ड ही रख देंगे। जैसे हैज राइस बीन कुक्ड, चावल पकाए गए हैं या चावल पकाए जा चुके हैं, तो ये किसके द्वारा पकाए जा चुके हैं? सब्जेक्ट जो है वह है सी। इस सी को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? बाई हर। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि किस प्रकार से ही होता है तो उसको ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं। ही का क्या हो जाता है? बाई हिम हो जाता है। सी का क्या होता है? बाई हर हो जाता है। इसी तरह आई है तो उसका क्या हो जाता है? बाई मी हो जाता है। इस प्रकार जो सब्जेक्ट होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उनका रूप ऑब्जेक्टिव केस में लेते हुए उनके साथ बाई लगाते हुए रख देते हैं। तो हैज राइस बीन कुक्ड बाई हर, इस प्रकार से हम इस वाक्य को एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। तो समझ गए होंगे कि पर्सनवाचक वाक्य जब भी आए तो हमें उसको साधारण वाक्य में नहीं बदलना है, क्योंकि पैसिव वॉइस हमें पर्सनवाचक वाक्य को पर्सनवाचक ही रखने का अधिकार देती है। उसमें केवल हम कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता में बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी हम कर्ता और कर्म के अलावा जितने भी, चाहे वो नकारात्मक वाक्य हो, चाहे वो पर्सनवाचक वाक्य हो, चाहे वो WH वर्ड वाले पर्सनवाचक वाक्य हो, उसको हम कभी भी रूप में बदलते नहीं है। उनको पर्सनवाचक है तो पर्सनवाचक रखते हैं और साधारण है तो साधारण रखते हैं। और आपका आज्ञाकारी वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो उसको इंपेरेटिव ही रखते हैं। तो इस प्रकार से ये पर्सनवाचक वाक्य परिवर्तित होते हैं। एक दो सेंटेंस और लेते हैं ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव ही रखते हैं। जैसे वाक्य लिया, डिड मनीष लर्न दिस लेसन। डिड मनीष लर्न दिस लेसन। तो क्या करेंगे? ये सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट याद करेंगे। ऑब्जेक्ट याद करने के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, व्हाट और whom। व्हाट लर्न वर्ब के साथ में व्हाट शब्द रखा। व्हाट लर्न क्या याद कर लिया, क्या याद कर लिया? दिस लेसन। तो दिस लेसन जो है वो यहाँ पर क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह को खाली छोड़ दिया और यहाँ पर दिस लेसन हमने रख लिया। हम जानते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन करता है, तो जो सहायक क्रिया डिड है उसका क्या होगा? सहायक क्रिया डिड है वो वॉज या वर में बदलती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो उसके साथ सदैव वॉज का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर वॉज दिस लेसन
फिर हम जानते हैं कि जब भी डिड आता है और उनके लिए यदि वॉज वर आता है तो इसके अलावा और कोई बी की फॉर्म नहीं होती है, यही बी की फॉर्म है और यही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चाहिए, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। उसके पश्चात हमें बी की फॉर्म चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जब डिड का वॉज वर में बदलते हैं तो वही बी की फॉर्म होता है और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इसके पश्चात हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। यहाँ पर लर्न दिया हुआ है तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट हो जाएगी, यानी इसके एक टी लग जाएगा। इस प्रकार से वॉज दिस लेसन लर्नट, जो सब्जेक्ट दिया है उसको बाई के द्वारा जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट का रूप दे देंगे, तो बाई मनीष। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। और इंट्रोगेटिव वाक्य यदि पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का दिया है तो उसको इंट्रोगेटिव ही रखेंगे। वॉज रख दिया, दिस लेसन जो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना दिया, फिर वर्ब थर्ड लिया, फिर जो सब्जेक्ट था मनीष उसको बाई के द्वारा जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट का रूप दे दिया, बाय मनीष। फिर लास्ट में जो इंट्रोगेटिव मार्क था वो लगा दिया। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जैसे विल यू गिव हिम योर कार। विल यू गिव हिम योर कार, क्या तुम अपनी कार उसे दोगे। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि विल से वाक्य शुरू है। विल जो WH वर्ड और WH वर्ड कहें या ऑक्सिलरी वर्ड कहें, WH विल वुड शैल शुड जो 13 सहायक क्रियाएं हैं, उन 13 सहायक क्रियाओं में से हम विल को लिया है जो मॉडल ऑक्सिलरीज में है। इस मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा हम बी की फॉर्म बी का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रहे, सबसे पहला हमारा काम है ऑब्जेक्ट याद करना। ऑब्जेक्ट क्या है? गिव वर्ब है, उसके साथ हम ऑब्जेक्ट याद करने के लिए व्हाट शब्द का प्रयोग करेंगे। व्हाट गिव, क्या दिया या क्या दोगे। क्या दोगे? योर कार। जो योर कार है वो व्हाट का जवाब है। होम गिव, किससे दोगे। तो हिम जो है वो होम का जवाब है, उसे। किससे दोगे? उसे दोगे। तो दोनों ही शब्दों का ऑब्जेक्ट है, व्हाट का जवाब भी दिया हुआ है और होम का जवाब भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हो तो सब्जेक्ट किसको बनाएं। हम दोनों ही शब्दों को सब्जेक्ट बना करके हम पैसिव का रूप बना सकते हैं। पहले हमारे पास विल हेल्पिंग वर्ब दिया है तो विल को विल रखेंगे। फिर जैसे हम हिम से बनाएं तो हिम को किस में बदल देंगे? ही में। हिम को ही में बदल दिया और ही में बदलने के पश्चात हम जानते हैं जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज है उनके साथ हमेशा बी की फॉर्म बी का प्रयोग किया जाता है। सब सूत्र के हिसाब से चलें। हेल्पिंग वर्ब लिया, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ही आ गया, उसके पश्चात बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म के रूप में हम यहाँ पर बी लेंगे और बी के पश्चात हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? जैसे यहाँ पर गिव दिया है तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। और उसके पश्चात हमारे पास ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है योर कार, उसको यथास्थान रखेंगे। योर कार अपनी जगह रहेगा और उसके पश्चात जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है उसको बाय के द्वारा जोड़ते हुए, जैसे यू दिया हुआ है तो यू को बाय यू रखेंगे और इसके अलावा कोई और शब्द नहीं रहा, इसलिए अब लास्ट का हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे। इस प्रकार से विल ही बी गिवन योर कार
बाय यू। इस प्रकार से ये एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में परिवर्तित होता है। लेकिन हमने बनाया है ही को हिम को ही में बदल के, अब हम इस योर कार को सब्जेक्ट बनाते हुए पैसिव वॉइस में बदलेंगे। यहाँ पर मैं या लगा के रखता हूँ। देखिए क्या होगा, विल अपने स्थान पर रहेगा, उसके पश्चात योर कार आ जाएगा ही की जगह पे, तो योर कार रख देंगे। योर कार रखने के पश्चात हम बी की फॉर्म रखेंगे। बी की फॉर्म बी दिया है तो बी रख देंगे। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे गिव की थर्ड फॉर्म गिवन रख देंगे। और उसके पश्चात ये जो हिम जो शब्द है उसको यदि हम उसी जगह पे रखते हैं तो उसको हम सीधा नहीं रख सकते, उससे पहले हमें टू लगाना होता है और टू हिम रखेंगे। और जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, उसको सब्जेक्ट है यू, इसको बाई के द्वारा जोड़ते हुए बाई यू रखेंगे और उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से दोनों ही तरीके से दोनों ही ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हुए हिम और योर कार दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं WH वर्ड की। WH वर्ड से संबंधित पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। WH वर्ड का यदि वाक्य दिया हुआ हो, जैसे दिया हुआ है, सबसे पहले हम फॉर्मूले से चलेंगे। WH वर्ड लेंगे। WH वर्ड के पश्चात हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक ही रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के पश्चात हम सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट के पश्चात बी की फॉर्म लेंगे। बी की फॉर्म के पश्चात हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट के पश्चात आरपी लेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लेंगे। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट डू यू गिव हिम नाउ, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू गिव हिम नाउ, ये आपके पास एक्टिव वॉइस का वाक्य है। आप इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले आपको WH वर्ड वाट है तो उसको WH वर्ड को WH वर्ड ही रखेंगे। WH वर्ड वाट शब्द दिया तो वाट रखेंगे। उसके पश्चात जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जब भी डू डज आता है उसको इज एम आर में बदल देते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। इसको कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए आने वाला जो सब्जेक्ट है उसका पता करेंगे। तो हम गिव के साथ में वाट शब्द रखेंगे। वाट गिव, क्या दिया, क्या देता है, कोई जवाब नहीं आ रहा। होम गिव, किसे दिया, जवाब आ रहा है उसे। हिम, उसे दिया। तो ये जो हिम है वो व्हाट का जवाब आ रहा है, हुम का जवाब आ रहा है। तो हुम का जवाब आ रहा है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसका मतलब वो सब्जेक्ट होगा ही। इस ही के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। इस प्रकार से व्हाट इज ही। फिर हम बी की फॉर्म हम जानते हैं, डू डज जब भी लेते हैं, डू डज जब भी होता है उनके साथ बी की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब एक होती है, इज एम आर, इसलिए इज यहाँ आ गया। तो
फॉर्मूले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के पश्चात सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लिया ही, और ही के पश्चात बी की फॉर्म लेंगे, लेकिन यहाँ पर बी की फॉर्म, ये जो इज है वही बी की फॉर्म है, वही हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग बी की फॉर्म नहीं होगी। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। गिव दिया है तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। तो व्हाट इज ही गिवन, फिर क्या होगा, जो यू जो सब्जेक्ट है उसको बाई के द्वारा जोड़ते हुए बाई यू लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर यहाँ पर नाउ शब्द जो है उसको यथास्थान आरपी के रूप में नाउ को रख देंगे, और फिर असाइन क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से जो WH वर्ड है उनको हम परिवर्तित करेंगे। ये तो था वाट, वेयर, वहेन, जो भी शब्द है उनके लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है हु के लिए। हु यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको कैसे लेंगे। हु यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है, हु से अगर WH वर्ड हु से एक्टिव वॉइस का वाक्य शुरू होता है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय बाय हुम से वाक्य को शुरू करते हैं। कैसे लिखा जाएगा, बाय हुम, बाय हुम के पश्चात हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पश्चात सब्जेक्ट लेंगे, फिर बी की फॉर्म लेंगे, उसके पश्चात V3 लेंगे, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लेंगे, बाय ऑब्जेक्ट लेंगे, और उसके पश्चात आरपी और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम लेंगे तो क्या करेंगे, देखो हु टॉट यू इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाया, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो हु को क्या कर देंगे, बाय होम में बदल देंगे, बाय होम में बदल देंगे। बाय होम में बदलने के पश्चात क्या करेंगे, हम जानते हैं कि होम में बदलने के पश्चात हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि यहाँ पर टीच जो है उसकी सेकंड फॉर्म टॉट दिया है, टॉट दिया हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट दिया है तो क्या करेंगे, वॉज वर बी की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे। तो बाय होम वॉज या वर आएगा, वो हमारे सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे इंग्लिश, बाय होम वॉज इंग्लिश, अगर ऐसा लें इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएं तब तो क्या होगा, बाय होम वॉज इंग्लिश। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, सेकंड फॉर्म भी टॉट होती है, तो टॉट का टॉट ही रहेगा। और ये जो यू दिया है उसको टू यू रख देंगे और क्वेश्चन मार्क रख देंगे। इस प्रकार से हम बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, इसमें सब्जेक्ट कोई होता नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर बाय ऑब्जेक्ट भी कुछ नहीं आएगा। अब जैसे हमने इंग्लिश को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है, उसी तरह से हम यू को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बाय होम, बाय होम वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सब्जेक्ट यू ले रहे हैं जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग हो जाता है। तो बाय होम वर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। बाय होम वर यू टॉट क्या,
इंग्लिश, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। कैसे किया हमने कि जैसे हु दिया था उसको हमने बाई होम में बदल दिया। बाई होम में बदलने के पश्चात हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी। यदि कोई वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ हो तो वर्ब के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे वर्ब क्या है, टॉट, जो कि टीच की सेकंड फॉर्म है। अब इस टीच की सेकंड फॉर्म टॉट को हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म दिया है तो इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब डिड लेते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में डिड के हिसाब से वॉज वर आता है। या सीधा समझिए कि जब भी सेकंड फॉर्म आती है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वॉज या वर होती है। जैसे ही वॉज या वर में से हमें लेना है तो हमें सबसे पहले कर्ता के हिसाब से ही वॉज या वर को लेना होगा। तो कर्ता क्या है, कर्ता इसमें दो कर्ता बनते हैं, एक तो यू भी बन सकता है और इंग्लिश भी बन सकता है। वो कैसे, जैसे ही हम वाट या होम रखेंगे, वाट या होम ये शब्द जब रखेंगे, वाट टॉट क्या पढ़ाया गया, तो वाट का जवाब आ गया इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश क्या हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। होम टॉट किसे पढ़ाया गया, तो यू, तुम्हें, तो यू भी मतलब होम का जवाब आ गया। इसका मतलब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का रूप देते हैं। यहाँ पे हमने इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया है। इंग्लिश के पश्चात हम जैसे ही सब्जेक्ट लिया उसके पश्चात क्या लिया हमने, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म हम जानते हैं जब भी सहायक क्रिया वॉज वर आ जाता है सेकंड फॉर्म के स्थान पे या डिड के स्थान पर, तो हम उसी वॉज वर को ही हम बी की फॉर्म के रूप में देखते हैं। इसलिए यहाँ पर अन्य कोई बी की फॉर्म नहीं होगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है, तो टॉट का टॉट रहेगा। फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी यू, उसको टू लगा के रखेंगे। जो भी प्रोनाउन से संबंधित ऑब्जेक्ट होता है, उस प्रोनाउन से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको टू लगा के हम रखते हैं। अब क्या होता है कि यू को हम सब्जेक्ट बनाएं तो क्या परिवर्तन होगा, बाय होम हमने लिया है हु की जगह पे। अब क्या करेंगे, वॉज की जगह पे हमें वर लेना होगा। क्यों, क्योंकि वॉज जो था वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, बहुवचन कर्ता के लिए होता है। तो यू हमारे पास यहाँ पर बहुवचन कर्ता है, इसलिए यू के हिसाब से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर लेंगे और वर्ब के पश्चात हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात जो ऑलरेडी इंग्लिश ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश रख देंगे। और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इसमें होता नहीं है, इसलिए असाइन क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा जो हु से संबंधित क्वेश्चन जो बनता है उसको भी हमने कर लिया कि इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। फिर अगला जो है, यदि होम से सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसको कैसे परिवर्तित करेंगे। होम से संबंधित हम अगली क्लास में लेते हैं। आज के लिए इतना है।